जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आप प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 तक लागू रही। इसका उद्देश्य था कृषि पर बल देना, सिंचाई, बुनियादी ढांचे का विकास। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहली योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि पर थी। इस योजना की रूपरेखा हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान पहरी कहा था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान पहरी कहा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का महान पहरी कहा था। टैगोर और गांधी जी के बीच गहरी मित्रता और पारस्परिक सम्मान था। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया। आपसे पूछा है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बटलेगला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के केगाले जिले में स्थित बटलेगला पर्वत का आकार दूर से देखने पर खुली हुई बाइबिल जैसा दिखाई देता है। इसी कारण यूरोपीय लोग इसे बाइबिल रॉक नाम दिया। यह पर्वत श्रीलंका के प्रसिद्ध लैंडमार्क्स में गिना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीलांचल पहाड़ियां किस भारतीय शहर में है। आपसे पूछा है कि नीलांचल पहाड़ियां किस भारतीय शहर में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में है। नीलांचल पहाड़ियां असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है जो शक्तिपीठों में से एक है। नीलांचल पहाड़ियां गुवाहाटी शहर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था में शामिल क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल इसमें पूछा था, तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के उसमें फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में फांसी दी गई थी। कहां पर? तो गोंडा में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह की बात करें तो रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी वह दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज में इसको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। रामप्रसाद बिस्मिल को भी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी माना। कांग्रेस ने इसे लखनऊ अधिवेशन 1936 में औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। इसके बावजूद कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लिया और प्रांतीय सरकारें बनाई।
बाकी ऑप्शन में रामगढ़ अधिवेशन, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 या यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन से पहले के प्रस्ताव आए। 1935 अधिनियम अस्वीकार करने का संदर्भ नहीं मिलता। और फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो यह किसान अधिवेशन कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर है। आपसे पूछा कि निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर है। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 रुपए के नोट पर। 10 रुपए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी वर्तमान 10 रुपए के नोट में के पीछे की ओर उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की झलक छपी हुई है। बाकी बात करें 50 रुपए के नोट पर, तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र बना हुआ जो कि कर्नाटक में। और 200 रुपए के नोट पर इसमें सांची स्तूप मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव जो कि पाटन गुजरात में है, इसका चित्र अंकित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। बाकी झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में नई आर्थिक नीति जिसे बोलते हैं एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू की। इसी समय 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था इसका कार्य पीरियड, तो 1992 से 1997 तक इसका कार्य पीरियड रहा, शुरू की गई, जिसमें इन सुधारों को औपचारिक रूप से अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1997 में दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। इसकी आरंभिक क्षमता लगभग 130 किलोवाट थी। बाद में 1902 में शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में है में भी एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र शुरू किया गया जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा था। शिव समुद्रम या दूसरा बड़ा जल विद्युत संयंत्र था 1902 में स्थापित। मोहरा जम्मू कश्मीर में है, 1907 में स्थापित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 338 का में है। संविधान के अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। यह प्रावधान 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से किया गया था। इससे पहले अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक ही आयोग था जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए काम करता था। संशोधन के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। शिकागो कन्वेंशन में औपचारिक रूप से 1947 में अस्तित्व में आया। मुख्य कार्य है वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बाकी लिस्बन की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी है। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है और मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है।
केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सबसे अधिक घनत्व जो है दिल्ली का है। यहाँ पर 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर है। सबसे कम घनत्व अभी हम लोग पढ़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और राज्यों में बात करें तो सबसे अधिक घनत्व जो है बिहार राज्य का 11,002 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम जो घनत्व है वह अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की कार्यवाही और प्रक्रियाओं की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य संसद की स्वायत्तता और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब संसद की कार्यवाही संविधान का उल्लंघन करे। बाकी ऑप्शन दिया अनुच्छेद 127 तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 126 जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की उपव्यवस्था से संबंधित है। और अनुच्छेद 139 जो है उच्चतम न्यायालय को राज्यों के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य का है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है। यह विशेष रूप से दक्षिणी कन्नड़ और उडुपी जिलों में लोकप्रिय है। बाकी बात हो रही कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। पूर्व नाम था मैसूर राजकीय भाषा यहाँ की कन्नड़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 28 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 12 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। आपसे पूछा कि भारत में ऑपरेशन विजय जो है किस देश के विरुद्ध चलाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान के विरुद्ध। ऑपरेशन विजय 2 बार चलाया गया। एक चलाया गया 1961 में। कब चलाया गया पहली बार, तो पहली बार जो चलाया गया था 1961 में चलाया गया था। या चलाया गया था पुर्तगाल से गोवा, दीव और दमन को मुक्त कराने के लिए। और दूसरा जो चलाया गया था वह 1999 में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। तो परीक्षा में जब ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान का संदर्भ पूछा जाता हो तो यह 1999 कारगिल युद्ध से संबंधित होता है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों से घुसपैठियों, पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादी को खदेड़ दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर के सनटेक सिटी मॉल में स्थित है। इसे 1998 में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया था। इसका डिजाइन फेंग सुई सिद्धांतों पर आधारित है जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसमें पानी 4 धाराओं में गिरता है जिन्हें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर कहा जाता है। यह कर्नाटक का प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाकी ऑप्शन में तो दूध सागर जलप्रपात तो यह गोवा कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसमें 4 नामित धाराएं नहीं है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी कि IBM की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यह संगठन खनन क्षेत्र का विनियमन और विकास सुनिश्चित करता है। IBM भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये है आपके टॉप जी के जीएस प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।